दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है इन्वायरमेंट की क्लास हमारी 10, यानी कि हम आज 10वीं दिन पे पहुँच गए हैं और 10वीं क्लास भी है हमारी। तो आपको पता ही है कि ये थ्योरी बेस्ड क्लास चल रही है, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्लास में भी ये बहुत ही क्रीम सी क्लास चल रही है, यानी कि आपको मैं बहुत ही क्रीमी है ना चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ। तो थ्योरी तो है, लेकिन उतना ही है जितना कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है। आप अगर आप ये मेरे बाकी के डेज़ जो 9 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, इसके 9 क्लासेस आपने अगर देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर लंबी वीडियो हुई है तो 18 या 19 मिनट की हुई है। इससे ज़्यादा मैंने लंबी नहीं की। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 15 मिनट की वीडियो में आपको जितने टॉपिक कवर हो पा रहे हैं वो कवर कर दूँ। तो उतना ही देती हूँ आपको जितना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो उतना इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो इनके पॉइंट्स हैं, वही मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। तो आज हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे। इसमें हम जैव विविधता को भी पढ़ेंगे, जैव विविधता के स्तर को भी पढ़ेंगे, साथ ही जैव विविधता सूचकांक पढ़ेंगे, जैव विविधता का महत्व पढ़ेंगे, और जैव विविधता से खतरा क्या है, जैव विविधता को खतरा क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जैव विविधता का संरक्षण देख लेंगे हम, साथ में हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स देख लेंगे, जैव विविधता का हम मापन भी देख लेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैं ना कंप्लीट करने वाली हूँ आज के आज ही। जैव विविधता हास्य के कारण भी देख लेंगे, जैव विविधता के सम्मेलन भी देख लेंगे। तो जैव विविधता से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर ये आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये टॉपिक आज का आज ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा कराए जा रहे जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता। तो जैव विविधता से भाई आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइए। तो जैव विविधता को हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रजातियों के जंतुओं और पौधों की संख्या, उनकी विविधता जैव विविधता है, ठीक है। समझ में आया। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, पाए जाने वाली भिन्न भिन्न प्रजातियां, ठीक है, चाहे वो जंतुओं की हो यानी एनिमल्स की हो, चाहे वो पेड़ पौधों की हो यानी कि प्लांट्स की हो, ठीक है, उनकी संख्या यानी उनकी कितनी है ना, ये संख्या है, संख्या, और उनकी विविधता कितनी है, मतलब किस किस टाइप के हैं, मतलब किस किस प्रकार के प्लांट हैं, किस किस प्रकार के एनिमल्स हैं, वो सारी चीज़ों की जो विविधता है वो सब क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगी इसमें, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है भाई कि जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं लिखती जाऊंगी और बार बार रिपीट भी करती जाऊंगी। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड एफ डॉसमैन के द्वारा शुरुआत में इंग्लिश वर्ड आया था, अंग्रेजी शब्द दिया था उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में। कहाँ पर दिया था, तो अपनी बुक में दिया था, और डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज में पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। तो पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में यूज़ किया था, ठीक है। तो पहली बार प्रयोग रेमंड ने किया था। पहले तो हम ये याद कर लेते हैं, रेमंड एफ डॉसमैन ने अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में, ठीक है, 1968 में अपनी पुस्तक, ठीक है, इनकी बुक थी भाई एक, वो कौन सी बुक थी उसका भी नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है, अ डिफरेंट
काइंड ऑफ कंट्री। ठीक है, इसमें इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था इस बुक में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम से 1968 में प्रकाशित अपनी एक बुक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में रेमंड ऑफ दॉसमैन ने किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि परिवर्तित करके यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को चेंज करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो भाई बायोडाइवर्सिटी के रूप में, ये पहले ही पॉइंट पे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी चेंज करके बायोडाइवर्सिटी कर दिया गया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक है, के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो ये किया है W.G. रोसेन ने। किसने किया है? W.G. रोसेन ने किया। कब किया? तो ये इन्होंने किया है 1985 में। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि जैव विविधता शब्द को परिभाषित कब किया गया। दूसरी बात आ गई, परिभाषित कब किया, मतलब ये परिभाषा कब दी गई कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रजातियों के जंतुओं और पौधों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो ये भाई जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था 1992 में। ठीक है, कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक पृथ्वी सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक है, इसको क्या किया गया? परिभाषित किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता के स्तर की। ठीक है, जैव विविधता में कुछ स्तर भी होते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्तर की बात करेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता में 3 स्तर होते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता होती है, प्रजातीय जैव विविधता होती है और पारितंत्रीय जैव विविधता होती है। तो पहले हम देखेंगे आनुवांशिक जैव विविधता। ठीक है, आनुवांशिक जैव विविधता में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों में निहित जीन की विविधता होती है। किसकी किसकी होती है? तो भाई इसमें पौधे होते हैं, पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों में निहित जीन की विविधता। किसकी? जीन की। ठीक है, जीन की विविधता, जीन की विविधता होती है इसमें आनुवांशिक के अंतर्गत। ठीक है, ये आएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड इसकी प्रजाति जैव विविधता की। तो भाई ये पहला स्तर हमने देख लिया। अब हम दूसरा स्तर देखेंगे और तीसरा स्तर भी देखेंगे। तो दूसरा स्तर है हमारा प्रजातीय जैव विविधता का। ठीक है, प्रजातीय जैव विविधता। तो इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र, ठीक है, किसी क्षेत्र या सुनिश्चित पारितंत्र, किसी क्षेत्र या सुनिश्चित पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियों के जंतुओं एवं पौधों की उपस्थिति। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। अब आ जाते हैं पारितंत्रीय जैव विविधता में। किस में आ जाते हैं? पारितंत्रीय जैव विविधता में। ठीक है, इसमें अलग अलग पारितंत्रों में स्थित प्रजातियों में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? अलग अलग पारितंत्र होते हैं, अलग अलग पारितंत्रों में स्थित, स्टार्टिंग में मत जाओ, आवाज पे जाओ। ठीक है, स्थित प्रजातियों में
व्यापक विभिन्नता, व्यापक यानी कि बड़े लेवल की, ठीक है, व्यापक विभिन्नता, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ये बात समझ में आ गई। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रेमंड ऑफ डॉसमैन ने किया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1968 में। बुक थी इनकी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। बायोडाइवर्सिटी W.G. रोसेन 1985, ठीक है, परिभाषित किया 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। स्तर है अनुवांशिकी, प्रजाति और पारितंत्रीय, पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों में निहित जीन की विविधता। किसी क्षेत्र या सुनिश्चित पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियों के जंतुओं एवं पौधों की उपस्थिति। पारितंत्र में अलग अलग पारितंत्रों में जो है विभिन्न प्रजातियों में व्यापक विभिन्नता, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं जैव विविधता सूचकांक में। तो हम देखेंगे जैव विविधता का, अब हम देखेंगे इसमें जैव विविधता सूचकांक, ठीक है। अब भाई ये जैव विविधता सूचकांक क्या है? तो जैव विविधता सूचकांक जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है सिप्सन सूचकांक, ठीक है, सिप्सन सूचकांक, और दूसरा होता है शेनन वीनर सूचकांक। क्या होता है? शेनर वीनर सूचकांक, ठीक है। सिप्सन सूचकांक यानी कि सिप्सन इंडेक्स, ये प्रजातियों की संपन्नता, ठीक है, किसकी? प्रजातियों की, ठीक है, प्रजातियों की संपन्नता एवं उपस्थित प्रजातियों की प्रचुरता की समानता, एकरूपता, दोनों को ध्यान में रखता है, ठीक है, समझ में आई? प्रजातियों की संपन्नता भी देखता है ये, और उपस्थित प्रजातियों की प्रचुरता कितनी है वो भी देखता है, और समानता भी देखता है, साथ ही एक रूपता भी देखता है ये, ठीक है, एक रूपता दोनों को ध्यान में रखता है, ठीक है। शेनर वीनर सूचकांक क्या करता है? तो भाई शेनर वीनर इंडेक्स जो है ये एक तंत्र विशेष में, ठीक है, एक तंत्र विशेष में नियमितता और अनियमितता का आकलन करता है, ठीक है, सॉरी, नियमितता यानी कि और अनियमितता का क्या करता है? आकलन करता है ये, ठीक है, आकलन करता है, ये काम होता है इसका सूचकांक का। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम जैव विविधता के महत्व को देख लेते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं? अब हम यहाँ पे महत्व देखेंगे, ठीक। तो भाई महत्व आपका सांस्कृतिक महत्व भी है, ठीक, और आपका वैज्ञानिक महत्व भी है, ठीक, आपका आर्थिक महत्व भी है जैव विविधता का भाई, ठीक, और हमारा पारिस्थितिकी महत्व भी है, ठीक है। कितने महत्व हैं इसके? 4 प्रकार के, ठीक है। सांस्कृतिक महत्व में क्या आता है? तो सांस्कृतिक महत्व में भाई हमारा मनोरंजन आ जाता है, ठीक है, यही तो हुआ है ना, और हमारे सांस्कृतिक मूल्य आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सांस्कृतिक मूल्य, ये 2 चीज़ें आ जाएंगी भाई हमारे सांस्कृतिक महत्व में। सांस्कृतिक महत्व में जैव विविधता का सांस्कृतिक महत्व में मनोरंजन और मूल्य आ जाएगा। वैज्ञानिक महत्व में क्या आता है? तो भाई हाइब्रिडाइजेशन हेतु विस्तृत जीन पूल की उपलब्धता आती है, ठीक है, किसकी आती है? हाइब्रिडाइजेशन हेतु विस्तृत जीन पूल की उपलब्धता आती है। और क्या आता है? जैव प्रौद्योगिकी हेतु महत्वपूर्ण भी है ये, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक। आर्थिक महत्व क्या है? तो भाई आर्थिक महत्व बहुत सारे हैं इसके। खाद्य, रेशे, औषधि, ईंधन की लकड़ी, सजावटी पौधे, तो ये भाई ऐसे लिख लो, खाद्य, ठीक है, रेशे, ठीक है, औषधि भाई महत्व है आर्थिक में, ठीक है, औषधि, ईंधन, लकड़ी, ठीक है, सॉरी, सजावटी पौधे, ये आर्थिक महत्व में आ जाता है जैव विविधता का। फसलों में सुधार,
ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ खाली सुधार। सुधार फसलों में सुधार के लिए ज़रूरी है जैव विविधता, ठीक है। प्रजनन सामग्री के लिए ज़रूरी है जैव विविधता, भावी संसाधनों के लिए भी जैव विविधता ज़रूरी है, और पर्यटन उद्योग के लिए भी हमारा जैव विविधता जो है वो ज़रूरी है। तो ये आर्थिक महत्व हो गए आपके। अब बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी महत्व की। तो भाई पारिस्थितिकी महत्व क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, मृदा, ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ये आपका पारिस्थितिकी महत्व में आ जाएगा, ठीक। दूसरा है पोषक पदार्थों का संग्रहण, ठीक है। पोषक पदार्थों का क्या करना है? संग्रहण करना है। साथ ही साथ क्या करना है? पुनः चक्रण भी करना है इनका, इसका भी महत्व है भाई, ठीक। प्रदूषण में कमी हो, ठीक है, प्रदूषण कमी, ठीक। जलवायु की स्थिरता, ये महत्व है। इसके साथ साथ पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का रखरखाव होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपने देखे कि जैव विविधता सूचकांक किसको कहते हैं? तो भाई सिप्सन सूचकांक और सेनर-वीनर सूचकांक आता है इसमें। सिप्सन सूचकांक में आपका प्रजातियों की संपन्नता, उपस्थित प्रजातियों की प्रचुरता की समानता, ठीक है, और एकरूपता दोनों को ध्यान में रखता है। और सेनर-वीनर सूचकांक आपका एक तंत्र विशेष में नियमितता और अनियमितता का आकलन करता है, ठीक है। और जैव विविधता का महत्व क्या है? तो सांस्कृतिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, और आपका पारिस्थितिकी महत्व भी है। सांस्कृतिक महत्व में आपका मनोरंजन मूल्य आ जाते हैं। वैज्ञानिक महत्व में हाइब्रिडाइजेशन हेतु विस्तृत जीन पूल की उपलब्धता आती है। जैव प्रौद्योगिकी हेतु महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक महत्व में आपके खाद्य, रेशे, औषधि, ईंधन की लकड़ी, सजावटी पौधे, ये सब आते हैं। फसल सुधारने के लिए ज़रूरी है, प्रजनन सामग्री बनाने के लिए ज़रूरी है, भावी संसाधनों के लिए ज़रूरी है, और पर्यटन उद्योग के लिए ज़रूरी है। पारिस्थितिकी महत्व में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि ऊर्जा, जल और मृदा आदि का संरक्षण होता है। पोषक पदार्थों का संग्रहण और पुनः चक्रण होता है। प्रदूषण में कमी आती है। जलवायु स्थिरता के लिए ज़रूरी है, और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के रखरखाव के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आप देख लेते हैं जैव विविधता को क्या खतरा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम जैव विविधता को भाई क्या क्या खतरा है और किससे खतरा है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता को खतरा है भारी शिकार एवं अत्यधिक दोहन से, ठीक है। अगर शिकार ज़्यादा होगा तो भी जैव विविधता को खतरा है, ठीक है। अत्यधिक दोहन होगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। पर्यावास का हास्य, अगर आप पर्यावास को मिटा दोगे, मतलब रहने की जगहों को अगर आप घटाओगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी खतरा है। अगर आपने पूरी तरह से विलोपन कर दिया पर्यावास का तो वो भी बहुत बड़ा जैव विविधता को खतरा है, ठीक है। जैव विविधता को खतरा है रोग से, जैव विविधता को खतरा है संक्रमण से, ठीक है। जैव विविधता को खतरा है विदेशी जातियों के प्रवेश से, ठीक है। अगर विदेशी जातियां आती हैं तो वो या तो नुकसान भी कर सकती हैं ना देशी जातियों का, तो उनके प्रवेश से खतरा है। साथ ही साथ उनके अतिक्रमण से भी खतरा है कि अगर वो आए तो अतिक्रमण भी मचाएंगी, ठीक है। अगर जातियों का विलोपन हो रहा है तो उससे भी हमें खतरा है, ठीक है। इसके साथ साथ वैश्विक तापमान से हमको तापन से खतरा है। वैश्विक तापन से, अगर वैश्विक तापन ज़्यादा बढ़ा तो उससे भी जैव विविधता को बहुत बड़ा खतरा है। अगर जलवायु का परिवर्तन होता है तो वो भी आपका जैव विविधता का बहुत बड़ा खतरा है। अगर प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है तो वो भी जैव विविधता के लिए खतरा है। तो इतने पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बता दिए कि जैव विविधता को किस किस चीज़ों से खतरा है, ठीक है। जैव विविधता, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक छोटी सी बता देती हूँ कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है वो ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने किया था, ठीक है। यहाँ पे ये मैं बताना भूल गई थी उस टाइम, यहाँ पर आप लिख लो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकी विद, ठीक है, नॉर्मन मायर्स,
ठीक है, किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ठीक, और इसके अन्य नाम क्या है, इनके अन्य नाम भी जान लेते हैं। तो मैंने आपको जैव विविधता बता ही चुकी हूँ, बायोडाइवर्सिटी भी बता चुकी हूँ। इसको मेगा डाइवर्सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी भी कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता के सबसे समृद्ध और संकटापन्न संग्रह हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता संरक्षण की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? जैव विविधता संरक्षण की। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैव विविधता संरक्षण आपका 2 प्रकार का होता है। स्वस्थानीय संरक्षण होता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है, यानी इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, तो देखिए जैव विविधता का संरक्षण या प्रकार की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार से इनका या 2 प्रकार का संरक्षण होता है, स्वस्थानीय, बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय को हम इन सीटू कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, और बाह्य स्थानीय को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, स्वस्थान में क्या होता है? एक संकटापन्न पौधे, ध्यान से देखिए, संकटापन्न पौधे या जंतु प्रजाति, ठीक है, को उसके प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक अधिवास में सुरक्षा प्रदान करने की जो प्रक्रिया है या सुरक्षा देने की प्रक्रिया, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया आपकी स्वस्थानीय कहलाती है। ठीक है, सो इन सीटू कंजर्वेशन कहलाती है। और यहाँ क्या होता है बाह्य स्थानीय में? बाह्य स्थानीय में आपका होता है पादपों, यानी कि आपके पौधों, ठीक है, पौधों और एवं प्राणी प्रजातियों। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पादपों एवं प्राणी प्रजातियों, यानी कि जंतुओं की बात हो रही है। ठीक है, उनके पर्यावास में, यानी वो जहाँ रहते हैं, ठीक है, पर्यावास या फिर अधिवास जहाँ वो रहते हैं के बाहर, ठीक है, वहीं पर नहीं, बाहर संरक्षण प्रदान करना, ये आपका एक्स-C2 कहलाएगा। ठीक है, एक्स-C2 कहलाता है ये। यहाँ पे क्या होता है? उसी जगह पर जहाँ वो रहते हैं उनके प्राकृतिक निवास में ही संरक्षण दी जाता है। और यहाँ पे क्या होता है बाह्य स्थानीय में कि उनके प्राकृतिक निवास से निकाल के बाहरी जगह पर संरक्षण दिया जाता है। अब इसको अब मैं विधियाँ बताती हूँ कि किस किस तरह से ये जो है ना संरक्षण देते हैं। तो एक्स-C2 में क्या विधि है और बाह्य-C2 में आपकी क्या विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, तो इन-C2 में आपकी क्या विधि है भाई? राष्ट्रीय उद्यान हो गए, राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से दी जाती है। ठीक, दूसरे आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, उसके से भी आपको सुरक्षा दी जाएगी। फिर आ गए आपके जैव मंडल सागर, ऐसे भी दी जाती है सुरक्षा। ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं। ठीक है, पवित्र उपवन और झीलें, ठीक है, कि भाई बता दिया कि ये पवित्र जगह है, इसको कोई भी नुकसान नहीं पड़ जाएगा, ये झील बहुत पवित्र है ना, पवित्र कह दो तो लोग मान जाते हैं तो इसी लोग मान जाते हैं, तो मतलब अगर किसी चीज़ को पूजा के फॉर्म में या आप कह दो इबादत के फॉर्म में या आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उसके फॉर्म में अगर बोल दो कि भाई ये जो है ना ये ईश्वर गुस्सा हो जाएंगे या हमारा है ना परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा, तो लोग ना मान जाते हैं। अगर बोलो कि इस जगह पे कूड़ा नहीं डालना है, यहाँ पर एक मंदिर है या यहाँ पर एक भगवान विराजते हैं, तो लोग तुरंत मान जाते हैं। लेकिन अगर बोलो कि नहीं, बोलो कि हम ऐसे सिंपल मना करो कि यहाँ कूड़ा नहीं डालना, लेकिन कोई नहीं मानेगा। तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बता रही हूँ। तो जैसे पवित्र उपवन और झीलें, इनके माध्यम से भी जो है ना आपको इनको सुरक्षा प्रदान करी जाती है। जैसे कि समुदाय हो गए आपके, ठीक है, समुदाय हैं और संरक्षण आगर हो गए, इससे आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये लोग जो है ना इधर इन-C2 में आपको जो है
मिलती है। ठीक है, अब हम बायस स्थान या एक्सीटू की विधियों की बात करते हैं। तो जैसे कि बीज बैंक हो गया आपका, ठीक है, बैंक देना, बीज बैंक भी होता है, पता है ना। तो बीज बैंक हो गए जैसे कि आपके, ठीक, जैसे कि आपके जीन बैंक हो गए, ठीक। फिर आपका जैसे कि वन्य जीव सफारी पार्क हो गए, सफारी पार्क आजकल बनाए जा रहे हैं ना, वो हो गए, ठीक है। जैसे कि आपके वनस्पति उद्यान हो गए, ठीक है। जैसे कि आपके एक्वेरियम हो गए, है ना। एक्वेरियम भी तो आपके बाह्य स्थान है, मछलियों को आप एक्वेरियम में रखोगे तो वो उनका आवाज़ तो है नहीं, है ना। तो एक्वेरियम हो गए। जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, तो चिड़ियाघर में भी पशु बाहर से आते हैं, ठीक है ना। जंतु उद्यान हो गया आपका, चिड़ियाघर या जंतु उद्यान बातें की है, ठीक है। फिर जैसे कि निम्न तापीय संरक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके द्वारा भी जो है यानी कि किसी के भी जीन और उसको प्रिजर्व कर लेना बीज को, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आई होप आपको ये इन सीटू एक्सीटू समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ें। तो अब हम कर लेंगे, जैव विविधता अभी चल ही रहा है हमारा, तो अब हम हॉटस्पॉट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हॉटस्पॉट्स क्या है वो जानते हैं, फिर भारत में स्थित जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम यहाँ देखने वाले हैं हॉटस्पॉट। तो आप जानते हैं कि हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, जो जैव विविधता में हॉटस्पॉट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। तो हॉटस्पॉट को बताइए। तो हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ पे पौधे, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजातियाँ यानी जो उसी जगह पर रहते हैं, ठीक है, स्थानिक प्रजातियाँ उपलब्ध हों। जैव विविधता हॉटस्पॉट को मेगा डायवर्सिटी प्रदेश या मेगा डायवर्सिटी स्थान भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ पे पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजातियाँ उपलब्ध हों, वो जो है आपका हॉटस्पॉट कहलाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो, हॉटस्पॉट निर्धारण करने के आधार क्या हैं। तो भाई इस तरह किस हिसाब पे ये जो है ना ये निर्धारित होता है कि भाई ये क्षेत्र हॉटस्पॉट है। अब किसी भी क्षेत्र को तो हॉटस्पॉट नहीं बना सकते, तो इस चीज़ को निर्धारित करना पड़ता है कि भाई ये क्षेत्र जो है हमारा, ये हमारा जो इतना क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट की श्रेणी में आएगा। तो निर्धारण का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस आधार पर जो है ना सरकार जो है वो हॉटस्पॉट को निर्धारित करती है कि ये क्षेत्र आपका हॉटस्पॉट है। तो जिसमें मैं आपको बता दूँ संवहनी पौधों, ठीक है, संवहनी पौधों की कम से कम, ध्यान से देखिएगा, कम से कम 1500 प्रजातियां, कितनी प्रजातियां, 1500 प्रजातियां मौजूद हो तो पृथ्वी पर कहीं और ना पाई जाती हों, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आया। संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां जो मौजूद हों, जो पृथ्वी 1500 प्रजातियां मौजूद हों जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाई जाती हों, उन्हें स्थानिक प्रजाति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जब स्थानीय प्रजाति पता चल गई तो वो क्या घोषित हो जाएगा, हॉटस्पॉट घोषित हो जाएगा। लेकिन कितनी होनी चाहिए, 1500 प्रजाति, ठीक है। ऐसा क्षेत्र बी पॉइंट कहता है भाई, ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल, 70% से अधिक मूल पर्यावास, ठीक है, मूल पर्यावास क्या हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो, ठीक है। तो फिर ऐसी जगह को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कारण आप याद कर लीजिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं। तो भाई भारत में चार जैव विविधता, ठीक है, हॉटस्पॉट हैं आपके। और बात कर ले अगर विश्व की, ये भारत की बात हो रही है, ठीक है, और बात करें अगर विश्व की, तो विश्व में कितने हैं, 36,
36 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। तो अब भारत में जो 4 हॉटस्पॉट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है भाई हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, क्या है, हिमालयी क्षेत्र। दूसरा है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक, हॉटस्पॉट है। तीसरा है आपका सुडालैंड क्षेत्र, सुंडालैंड सॉरी, ठीक है। चौथा है आपका पश्चिमी घाट और एवं श्रीलंका का क्षेत्र। ये आपके 4 हॉटस्पॉट हैं भारत के, ठीक है। तो हिमालयी क्षेत्र में आपके संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र को शामिल करता है, जिसमें आपका चीन, नेपाल, ठीक है, भूटान और म्यांमार के हिमालयी भाग भी सम्मिलित होते हैं इसमें, ठीक। इंडो बर्मा में आपका असम आ जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम मैं क्या बोल रही असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, सॉरी, ठीक है, ये बता रही थी। असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर, यानी इनको छोड़कर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत को यहाँ पे शामिल किया जाता है। यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत जो है वो आप ये इतना जो छोड़ दिया जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत इसमें पूरा शामिल है, किसमें, इंडो बर्मा में, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह शामिल है यहाँ पे, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे का पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं। तो अब हमें जैव विविधता का मापन देखना है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं जैव विविधता का मापन, ठीक है, मापन देख लेते हैं इसका। तो भाई मापन जो है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा क्षेत्र में होता है, ठीक है। अल्फ़ा जैव विविधता क्षेत्र में, ठीक है, बीटा और गामा, ठीक है, इस क्षेत्र में होता है, ठीक। अल्फ़ा में क्या होता है, जीवों की संख्या का मापन होता है। किसका मापन होता है, जीवों की संख्या का मापन, ठीक, ये होता है। जीवों की संख्या का मापन कहाँ होता है, आवास में, ठीक। बीटा में क्या होता है, कारकों या फिर स्रोतों, ठीक है, स्रोतों के आधार पर होने वाला परिवर्तन, ये होता है भाई आपका बीटा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मतलब आवास परिवर्तन होता है, ठीक है, आवास का परिवर्तन, ठीक। अब गामा में क्या होता है, तो गामा में जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में गमन, ठीक है, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में गमन, गामा में होता है, गमन से गामा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका प्रादेशिक, ठीक है, ये आपका प्रादेशिक में आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आया मापन आपको अल्फा, बीटा, गामा में। बहुत सिंपल है, बहुत ही क्रीम सा मैं बता रही हूँ, ज़्यादा चीज़ों पे मत पड़िए, जितना बता रही हूँ बस उतना ही कंप्लीट करिए। अब हम इसके हास्य के कारण देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसके सम्मेलन देखेंगे, ठीक है। चलिए हास्य के कारण देख लेते हैं। तो जैव विविधता के हास्य के कारण क्या है, तो भाई 2 प्रकार के कारण होते हैं, इनके भी मानव जनित होते हैं, ठीक है ना, मानव जनित कारण आता है, और दूसरा आपका प्राकृतिक कारण आता है। 2 ही कारण होते हैं, ठीक। तो मानव जनित में आपका क्या हो जाता है, जैव विविधता का बहुत ज़्यादा भाई दोहन कर लिया हमने, ठीक है, आर्थिक दोहन मानव के द्वारा ही किया जाता है सबसे ज़्यादा। शिकार हो गया, ठीक है, तस्करी कर ली, ठीक है, आवासीय विकास कर लिया हमने, बहुत है ना, जहाँ पे आवास नहीं बनाने चाहिए वहाँ भी अब मनुष्य आवास बना रहा है, ठीक है। तटीय क्षेत्र का विकास कर लिया हमने कि भाई तट वाला क्षेत्र ज़्यादा बना दिए हमने, ठीक है। तो ये हो गया आपका मानव जनित हास्य का कारण जैव विविधता के, ठीक है। प्राकृतिक कारण क्या है जैव विविधता के हास्य का, तो भाई जैसे भूकंप आ गया, ये प्राकृतिक कारण है, ठीक है। हिमस्खलन हो गया, ये प्राकृतिक कारण में आ गया। बाढ़ आ गई, ठीक है, जलवायु का परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या कारण है आपके
तो ये आपके हो गए हैं जैव विविधता के हास्य के कारण। ठीक है, अब हम इसके देख लेंगे जैव विविधता के सम्मेलन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ों को याद कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं जैव विविधता के प्रमुख सम्मेलन। ठीक है, सारे नहीं देख रहे हैं, जो प्रमुख सम्मेलन है जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, वो ही देख रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो सम्मेलन देख लेते हैं। तो बस चार पांच सम्मेलन है, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सम्मेलन याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, पृथ्वी सम्मेलन। जैव विविधता का सम्मेलन है एक, पृथ्वी सम्मेलन, आपने कई बार नाम सुना होगा, और ये हुआ था 1992 में। ठीक है, जैव विविधता का बहमास सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बहमास सम्मेलन, जैव विविधता का बहमास सम्मेलन हुआ था 1994 में। ठीक है, जैव विविधता का कार्टाजोना प्रोटोकॉल, कार्टाजोना प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1999 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन सब याद कर लीजिए। ठीक है, 1999 में। जैव विविधता का नागोया प्रोटोकॉल, जिसको कि आईची लक्ष्य भी कहते हैं, आईची लक्ष्य, ये आपका 2010 में। ठीक है, जैव विविधता का हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, हैदराबाद में भी हैदराबाद सम्मेलन था जैव विविधता का, और ये हुआ था 2012 में। तो ये 5 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन जैव विविधता का, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। बहमास सम्मेलन जैव विविधता का 1994 में हुआ। कार्टाजोना प्रोटोकॉल आपका 1999 में हुआ। नागोया प्रोटोकॉल आपका हुआ है आईची लक्ष्य में 2010 में, और हैदराबाद सम्मेलन आपका हुआ है 2012 में। तो आई होप आपको ये आज का पूरा जैव विविधता समझ में आ गया होगा। मैंने पूरे का पूरा जैव विविधता का जो टॉपिक था वो मैंने पूरा आपको फिनिश करा दिया है हॉटस्पॉट के सहित। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे इतने क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से मैंने आपको ये टॉपिक कवर कराया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा ये लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तो अपना टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे के। तो बहुत जल्दी मैं पूरी इन्वायरमेंट ऐसे ही आपको फिनिश करा दूंगी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में। अब ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक करा रही हूँ मैं। तो बस लर्न करने वाला हिसाब है, बस इसको देखते जाइए और लर्न मारते जाइए, 4-5 बार सुनते जाइए, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विजन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।